वेलकम मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व। आपने जो चुंबक होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं, N और S। मान लो ऐसी एक चुंबक जिसका ध्रुव N और S है, वो यहाँ रखी हुई है। अब हम पिछली क्लास में जानते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, इस चुंबक को मैं इस चुंबक के पास को देखूंगा तो ये चुंबक इस चुंबक को न तो आकर्षित करती है और न ही प्रतिकर्षित करती है। या मान लो कि ये एक चुंबक मेरे पास यहाँ रखी है, एक चुंबक दूसरे कमरे में रखी है, तो क्या उसका एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं करेगा। अब मान लो कि मैं इस चुंबक को और पास में ले आऊं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये चुंबक जो है, ये जो चुंबक है इस चुंबक को आकर्षित करेगी। मान लो कि मैं यहाँ लाया, नहीं करी, यहाँ ले गया, जैसे ले जाऊंगा यहाँ पर तो ये इसको आकर्षित करेगी, ये इसको आकर्षित करेगी। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चुंबक थी, इस चुंबक का गुण यहाँ पे विद्यमान था, यहाँ पे इसका विद्यमान नहीं था। यानी कि इस चुंबक का गुण यहाँ पे विद्यमान था, यहाँ पे विद्यमान नहीं था। या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि इस चुंबक में आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्षेत्र यहाँ तक है, इसके बाहर जाएगी तो ये तो न तो आकर्षित करेगी और न ही प्रतिकर्षित करेगी। अतः किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिससे उसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो चुंबक फर्स्ट है, ये चुंबक फर्स्ट है, उसका ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इसके प्रभाव का हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें हम इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक के विद्यार्थी इस चीज़ को सुन पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये मेरी आवाज़ का क्षेत्र हो गया। ऐसे ही प्रत्येक चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है जहाँ तक हम चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं, और उस चुंबक का वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो,
इस चुंबक को मैंने यहाँ रखा था, इस चुंबक को मैंने यहाँ पे रखा था, तब इस चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं था। जैसे ही मैं इस चुंबक को यहाँ पे रखा तो ये इस चुंबक को, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो इस चुंबक का ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इस दूरी पर ये चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण दिखाएगी। इस दूरी से बाहर जाने पर वो इस चुंबक के प्रति न तो कोई आकर्षण दिखाएगी और ना ही कोई प्रतिकर्षण दिखाएगी। तो किसी चुंबक के, इस चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, इस चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबक से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं ये दिखाई देती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। आपने बचपन देखा होगा कि हम कागज़ के ऊपर लोहे का बुरादा रखते थे और कागज़ के नीचे चुंबक रखते थे और उस चुंबक को आगे पीछे सरकाते थे, तो ऊपर लोहे के बुरादा में एक स्पेशल बल रेखाएं बनती थी, यानी स्पेशल एक डिज़ाइन बनती थी। वो डिज़ाइन ही क्या था? उनका क्षेत्र था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखो, आपने देखा कि ये आपकी एक चुंबक है जिसमें ये नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब जो बल रेखाएं होती हैं वो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तरफ होती हैं, इस प्रकार होती हैं। ऐसे हम चाहे तो यहाँ पर और खींच सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएंगी।
चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं ये काल्पनिक वक्र होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। देखो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला चुंबक है आपकी, इस चुंबक के जो बाहर बल रेखाएं होती हैं, इस चुंबक के जो बाहर बल रेखाएं होती हैं, इस चुंबक के जो बाहर बल रेखाएं होती हैं, इस चुंबक के जो बाहर बल रेखाएं होती हैं, उनकी दिशा सदैव नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होती है या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है। जबकि चुंबक के अंदर इन बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय के अंदर बल रेखाओं की स्थिति कैसी होती है, तो चुंबक के अंदर बल रेखाओं की स्थिति एक दूसरे के समांतर होती है और उनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है या बाहर की दिशा की विपरीत होती है, या बाहर की दिशा की विपरीत होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर बल रेखाएं समांतर होती हैं। अब आप देख रहे हो कि इस चित्र में जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर बल रेखाओं की प्रबलता है। तो जहाँ पर बल रेखाएं अधिक होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और जहाँ पर बल रेखाएं कम होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। बल रेखाओं की अधिकता को हम विरल क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा और विरल में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा और सघन में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखो जो पहला गुण है, आपने इससे पूर्व क्लास में या इससे पूर्व भौतिक विज्ञान में स्तर वैद्युत के बारे में अध्ययन किया है और स्तर वैद्युत में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुले वक्र के रूप में होती है। यहाँ पर जो बल रेखाएं वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, बंद वक्र के रूप में होती हैं। जबकि स्थिर वैद्युत में जो विद्युत बल रेखाएं थी वो खुले वक्र के रूप में होती है। स्थिर वैद्युत में स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिमान आवेश में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा नियम है बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो यह आपकी चुंबकीय क्षेत्र है और इस पे ये बल रेखाएं खींची गई हैं। ये बल रेखाएं खींची गई है। अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, जैसे मान लो कि मैंने ये बिंदु ले लिया आपका, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ये क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे मान लो कि यहाँ बिंदु लूँगा तो ये स्पर्श रेखा जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस बल रेखाओं का गुण यही है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका हम दूसरा अर्थ ये भी निकालते हैं कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी होती है उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो स्पर्श रेखा ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के गुण को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ये भी चुंबकीय बल रेखाओं का एक गुण है। तीसरा जो गुण है, देखो हमने इससे पहले वाले चित्र में भी काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाएं ड्रा करी हैं और इस चित्र में हमने काल्पनिक बल रेखाएं ड्रा करी हैं कि यह चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। देखो कई बार प्रश्न आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती हैं? इसका कारण यही है। इसका कारण देखो, कारण नंबर 2 है। हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जब दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जैसे मान लो एक चुंबकीय रेखा ये है, एक चुंबकीय रेखा ये है, ये चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र दिशा दिखाएगी और यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र दिशा दिखाएगी। क्या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती है? नहीं। अतः जब दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर या उभनिष्ठ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुणधर्म नंबर 4, सघन बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। सघन बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। देखो आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा था
कि ध्रुवों पर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, जबकि ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है तो वहाँ है क्या है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सघन बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं और दुर्बल बल रेखाएं, या दुर्बल क्या बोलूं, विरल बल रेखाएं, विरल बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। देखो, इसका दूसरा मैं यूँ भी कह सकता हूँ, जहाँ पर काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाओं की अधिकता होगी या संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। आप देख रहे हो कि जब चुंबक पर हम काल्पनिक बल रेखाएं खींचते हैं जो कि एक बंद वक्र के रूप में होती हैं, तो ध्रुवों पर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है या ध्रुवों पर बल रेखाएं सघन होती है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अब ध्रुव के अलावा जो ध्रुव का आसपास का एरिया है वहाँ पर बल रेखाओं की संख्या कम होती है, अतः वहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है, चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की लंबवत दिशा में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की लंबवत दिशा में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। अब जो 5 नंबर है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में, 5 नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ एवं समांतर होने पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ और समांतर होने पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ और समांतर होने पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण देखो, ये समदूरस्थ हैं और समांतर भी हैं, तो ये क्या होंगी, समरूप चुंबकीय क्षेत्र दिखाएंगी। ये होंगी समरूप चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर देखो, ये जो बल चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये समदूरस्थ तो हैं परंतु समांतर नहीं है, इसलिए क्या होगा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह समांतर चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यहाँ पर देखो, इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो इसकी दिशा ऐसे होगी, इस बिंदु पर खींचूँ तो इसकी दिशा ऐसे होगी। तो अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, इसलिए क्या है, ये असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। और ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जितनी अधिक होगी वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जहाँ दूर दूर या अलग अलग होंगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओरस्टेड का प्रयोग। या मैं इसे कह सकता हूं चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण। ओरस्टेड भाई साहब ने क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति सन 1819 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ओरस्टेड ने किसी चालक में धारा प्रवाहित करी तो उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को ही ओरस्टेड भाई साहब ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा। विद्युत धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति स्पष्ट करने के लिए विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए ओरस्टेड भाई साहब ने एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को एक धारावाही चालक तार से जोड़ा और उस धारावाही चालक तार के नीचे एक दिक्सूचक या चुंबकीय सुई रखी। तो ओरस्टेड भाई साहब ने क्या किया, एक बैटरी ली, एक कुंजी ली और एक धारा नियंत्रक लिया और इसको एक चालक तार से जोड़ दिया।
ये आपका धारावाही चालक तार, और यहाँ पर लिया उसने एक दिक्सूचक या चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, या इसके बोलते हैं दिक्सूचक। दिक्सूचक एक यंत्र होता है जिसे हमें दिशा का ज्ञान होता है। दिक्सूचक एक यंत्र होता है जिसे हमें दिशा का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सन 1819 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने धारावाही चालक तार, देखो धारावाही चालक तार का मतलब ये है ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम कहते हैं धारावाही चालक तार। तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सन 1819 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने एक धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। भाई किसी चालक पर अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओरस्टेड भाई साहब ने ये कहा कि विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और यहीं से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण ये स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विद्युत प्रवाह से उत्पन्न होता है। और साथ में ओरस्टेड भाई साहब ने ये भी कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत प्रवाह से उत्पन्न होता है। देखो, और ओरस्टेड भाई साहब ने एक प्रयोग और भी किया था। यदि उन्होंने क्या किया कि एक चल कुंडली की सहायता से उन्होंने चुंबकीय सुई को एडजस्ट करा और यहाँ पर चुंबक को वो पास में ले गए। जैसे पास में ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, जैसे दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप शून्य जाता है, और फिर उससे दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई में कोई अंतर नहीं आता है। और यहाँ भी अपन अभी देखेंगे कि जब आपकी परिपथ में कुंजी नहीं लगी हुई है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, और जब हम चुंबकीय सुई को एक स्थान से दूर ले जाते हैं तो इस दिक्सूचक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ही पास में लाते हैं तो थोड़ा सा इसमें अंतर यहाँ से ये यहाँ आती है, फिर और पास आते यहाँ आती है। तो जैसे जैसे हम कुंडली के पास में लाती हैं तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ता है या चुंबकीय सुई विक्षेपित बढ़ती है। जितनी तेजी से इसको पास लाएंगे विक्षेप उतनी तेजी से बढ़ेगा, जितनी तेजी से इसे पीछे ले जाएंगे विक्षेप उतनी तेजी से घटेगा। अब दूसरी बात, यदि मैं इसके पोल चेंज कर दूं, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ है तो मैं साउथ नॉर्थ कर दूं, तो विक्षेप पहले नॉर्थ साउथ में विक्षेप इस दिशा में आ रहा था, अब साउथ नॉर्थ में विक्षेप
इस दिशा में आएगा। तो जैसे ही हम चुंबक के ध्रुवों को बदलते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि गतिमान जो आवेश होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है। तो अब दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण विद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी, कुंजी और धारा, देखो बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक, ये आपको हो जाएगा धारा नियंत्रक। बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को धारावाही चालक तार से जोड़ते हैं। जिसके नीचे चुंबकीय सुई या दिक्सूचक यंत्र लगा होता है। तो ओरिजिनल भाषा में क्या किया, जो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी को कुंजी से जोड़ा, कुंजी को धारा नियंत्रक जोड़ा और धारा नियंत्रक को धारावाही चालक तार से जोड़ दिया और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई या दिक्सूचक यंत्र रखा ताकि धारा में विक्षेप, धारा प्रवाहित होने पर विक्षेप कैसे आता है इस चीज को स्पष्ट किया जा सके। अब देखो लगा होता है, इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष नंबर पहला, जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है। या इसको हम यूँ कर सकते हैं, जब परिपथ में कुंजी नहीं लगाते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है और चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय सुई में या दिक्सूचक यंत्र में कोई विक्षेप देखने को नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
ये ओरेस्टेड भाई साहब कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही मैं परिपथ को पूर्ण करता हूँ तो बैटरी से धारा बहती है और चाल तार में धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें जो है आपका विक्षेप आने लग जाता है और ये विक्षेप आपका इधर इस प्रकार आएगा। ये जैसे ही बैटरी परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अब देखो ओरेस्टेड भाई साहब ने क्या किया, धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाया तो इस विक्षेप में और वृद्धि हो गई। धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। विक्षेप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हम पहले एक बात लिख देते हैं, जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। यह चुंबकीय सुई स्थिर अवस्था से गति करने लग जाती है। यह चुंबकीय सुई में रीडिंग आती है और जैसे हम धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है और धारा नियंत्रित धारा का मान कम करते हैं तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में कमी आती है। तो थर्ड पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, चुंबकीय धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। और धारा नियंत्रक से धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप में कमी आएगी। तो ओरेस्टेड भाई साहब के प्रयोग से दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि नंबर 1, जब परिपथ में कुंजी नहीं लगती होती है तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। स्थिति नंबर पहली है। स्थिति नंबर दूसरी ये है कि जब हम परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो बैटरी से धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ओरेस्टेड भाई साहब ने क्या किया, धारा नियंत्रक से धारा का मान उठाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि हो गई। धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है और धारा नियंत्रक से धारा का मान कम करने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में कमी आती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओरेस्टेड भाई साहब यहाँ तक ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इसके बाद में भी एक चीज और देखी। ये आपका चित्र नंबर पहला था और ये चित्र नंबर दूसरा। देखो कुंजी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बैटरी को B से प्रदर्शित करते हैं और मैंने ओम के नियम में बताया था धारा नियंत्रक को RH या रियोस्टेट भी बोलते हैं।
ये धारावाहिक चालतार पी क्यू है और ये आपकी चुंबकीय सुई है ही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना सा प्रयोग किया कि जो ये बैटरी के टर्मिनल थे उनको बदल दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब धारा इसमें इधर से बहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ये विद्युत धारा के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। और जैसे ही धारा इसमें धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल को बढ़ती है या बैटरी के टर्मिनल को चेंज करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आता है। तो पॉइंट नंबर 3 आपका हो जाएगा चित्र नंबर 2 से 4 हो जाएगा। जब बैटरी के टर्मिनल यानी धन को ऋण कर देंगे, देखो धन को हमने ऋण कर दिया और ऋण को धन कर दिया। जब बैटरी के टर्मिनल जब देखो यहाँ ये क्या आ जाएगा, जब बैटरी के टर्मिनल बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आता है। बैटरी के टर्मिनल बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में आता है। देखो पहले इधर आ रहा था, अब टर्मिनल चेंज कर दिया तो विक्षेप इधर आ गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो इससे निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निष्कर्ष चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब देखो हमने बेसिकली तीन चीज़ों का अध्ययन किया है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आ रहा था। जैसे ही हम परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। और हमने ये भी देखा कि धारा नियंत्रक से धारा बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। दूसरे प्रयोग में हमने देखा कि बैटरी के टर्मिनल बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब जो ओरस्टेड ने प्रयोग किए उन प्रयोगों के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो निष्कर्ष देखो, ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। पहला, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एक मोस्टली बात तो ये है। दूसरी मोस्टली बात क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण चुंबकीय क्षेत्र की
उत्पत्ति का कारण विद्युत धारा या गतिमान आवेश है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण विद्युत धारा या गतिमान आवेश है। तीसरा जो कारण है, निष्कर्ष है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बार बार मेरे दिमाग में विद्युत क्षेत्र आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। चौथा और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओरस्टेड भाई साहब ने एक बैटरी ली और एक कुंजी ली और एक धारा नियंत्रक लिया और उसको एक धारावाही चालक तार से जोड़ा, अब यदि हम जो पिछली स्थितियों में हमने दिक् सूचक या चुंबकीय सूची को नीचे रखा था, यदि हम धारावाही चालक तार के ऊपर रखें, ये आपकी बैटरी, ये कुंजी, ये रियोस्टेट या धारा नियंत्रक और ये चालक तार। यदि हमने पहले धारावाही चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रखी थी, अब यदि हमने चुंबकीय सुई को चालक तार के ऊपर रखें और इस परिपथ में धारा प्रवाहित करें, तो पहले जो विक्षेप आया था उसका विपरीत विक्षेप आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक तार के ऊपर या नीचे चुंबकीय सुई को रखने पर विक्षेप विपरीत आता है। चालक तार के नीचे या ऊपर, नीचे वह ऊपर चुंबकीय सुई को रखने पर विक्षेप विपरीत आता है। देखो, पहले नीचे रखने पर विक्षेप जो इस दिशा में आता था, जैसे यहाँ नीचे था और ये इसकी कोई विक्षेप नहीं था, तो इसमें विक्षेप किधर आया था? इसमें विक्षेप आपका आया था इस दिशा में। और जब इसी सूचक को ऊपर देते हैं तो विक्षेप किस दिशा में आएगा? इस दिशा में आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विक्षेप आएगा वो पहले की विपरीत दिशा में आएगा। यदि नीचे रखने पर विक्षेप राइट हैंड साइड में आ रहा है तो ऊपर रखने पर विक्षेप लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इधर विक्षेप आएगा, इसमें यूं विक्षेप आएगा और इसमें यूं विक्षेप आएगा। तो यही बात मैंने लिखी है, चालक तार के नीचे व ऊपर चुंबकीय सुई को रखने पर विक्षेप विपरीत आता है। ये बात भी ओरस्टेड भाई साहब ने अपने प्रयोग से स्पष्ट करी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और ओरस्टेड भाई साहब का प्रयोग पढ़ा। और चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, उनकी दिशा बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है, जबकि अंदर की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ और समांतर होती हैं तो उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अतः आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।